देखो टॉपिक है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसमें देखो मान लो हमने क्या मान लिया, अनपोलराइज लाइट मान ली, यानी कि दो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन मान लिए, ठीक है। ये क्या है, अनपोलराइज लाइट है। क्या दे रखी है आपको, ये अनपोलराइज लाइट, मतलब ऐसे वाइब्रेट करिए और ऐसे, मैंने डॉट बनाया इसका मतलब ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है, अनपोलराइज लाइट दे रखी है आपको। अनपोलराइज लाइट पोलराइज्ड अगर हो जाएगी तो एक प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ही बच जाएगा, यानी कि इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। ये क्या हो जाएगी, पोलराइज्ड, एक ही प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है। अगर ऐसे भी होगी तो भी क्या हो जाएगी, पोलराइज्ड। ये भी क्या होगी, पोलराइज्ड होगी। अब रिफ्लेक्शन मान लो कि यहाँ पे एक सरफेस है, हम क्या करते हैं रियल लाइफ में भी यूज करते हैं। मान लो हमें टॉर्च दिखानी है, या फिर उस केस में अगर हम डायरेक्ट ऐसे मारेंगे किसी की आंखों में तो उसको कुछ दिखाई नहीं देगा, हम हल्का सा बेंड करके मारते हैं ताकि वो सरफेस से ग्राउंड से रिफ्लेक्ट होके उसकी आंखों में जाए लाइट, यानी कि इंटेंसिटी कम होके जाए ताकि उसको दिख जाए आसपास का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन कराते हैं, रिफ्लेक्ट होके लाइट रे उसकी आंखों में जाती है। तो उस केस में मान लो कि आपने क्या डाली, अनपोलराइज लाइट है जो डायरेक्ट टॉर्च से निकलेगी या सन से जो है वो अनपोलराइज लाइट होगी इस केस में, क्योंकि टकरा के हमारी आंखों में जाती है। जो हमें ऑब्जेक्ट देखते हैं तो उस पर लाइट रे पड़ती है, रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में जाती है। हम डायरेक्ट सन की तरफ देख ही नहीं सकते, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है उसमें से जो लाइट निकल रही है। हम देखते तो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में जा रही है। अब इसकी तरफ भी देखते तो हम बल्ब की तरफ भी डायरेक्ट ज़्यादा देर तक नहीं देख सकते, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये क्या होगी, अनपोलराइज लाइट आई, मान लो ये क्या होगी, अनपोलराइज लाइट। कई सारे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन हो सकते हैं, मैंने दो ही बनाए हैं, ठीक है। तो इस केस में हमेशा हर एक सरफेस ऐसा होता है कि जिसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होते हैं। क्योंकि आप कभी भी देख लो, आप अगर मान लो एक कोई भी ग्लास वगैरह की चीज़ है तो आप देखते हो तो उस केस में अंदर की चीज़ें भी दिख जाती है हल्की फुल्की, और आंखें रिफ्लेक्ट होगी, मतलब इंटेंसिटी जो कम होती है उसके इसमें, या तो प्रॉपर प्योर दिख जाती है उसमें तो 100% पोलराइज की डायरेक्ट ही दिख रही है, इंटेंसिटी बिल्कुल आंखों में आपके डायरेक्ट आ रही है। मान लो ये गिलास है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, तो एज इट इज वहाँ पे दिखाई दे रही है, पता ही नहीं लग रहा कि बीच में गिलास है या नहीं। तो उस केस में तो इंटेंसिटी हाफ ही नहीं हो रही, डायरेक्ट आपकी आंखों में आ रही है इंटेंसिटी। उधर जो कोई बल्ब है उसकी इंटेंसिटी जो आपको भी आंखों में क्या आ रही है, आई नोड की। कुछ होते हैं कि धुंधला धुंधला दिखाई देता है, हमें अपनी चेहरा भी दिखाई दे जाता है और उधर की चीजें भी दिखाई दे जाती हैं, तो यानी कि इंटेंसिटी कम होकर आपकी आंखों में आ रही है। तो यहाँ पे अनपोलराइज लाइट डाली आपने, नॉर्मल के साथ इसका एंगल क्या हो गया, आई, ठीक है। तो इसका क्या होगा, दो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, मान लो कई सारे भी होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, उसके कंपोनेंट्स ले लेंगे हम, एक हॉरिजॉन्टल हो जाएगा एक वर्टिकल। तो ये मान लो एक प्लेन ऑफ वाइब्रेशन तो ऐसे इधर चला गया, मान लो हम ग्राउंड पे मार रहे हैं तो ग्राउंड ने ऑब्जर्व कर लिया, एक रिफ्लेक्ट बैक होता है, और एक प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ऐसे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में जा रहा है। ये भी पोलराइज लाइट होती है और ये भी पोलराइज लाइट है, ग्राउंड ने भी ऑब्जर्व करी पोलराइज थी और रिफ्लेक्ट होकर मेरे आंखों में आई, वो भी क्या होगी, पोलराइज। कई सारे होंगे तो उसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, एक ऑब्जर्व हो जाएगा और एक रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। अनपोलराइज है ये, इसके तो कई सारे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है। मान लो सन से लाइट रे आई, उसके तो कई सारे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होंगे, ग्राउंड से टकराएगी तो क्या होगी, जो ग्राउंड ऑब्जर्व रही वो भी पोलराइज होगी, अपने आंखों में आएगी वो भी पोलराइज होगी। हम जितने भी प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के दो कंपोनेंट ले रहे हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, दो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन बन गए सबके, तो एक ऑब्जर्व हो जाएगा एक हमारी आंखों में, तो इसका भी एक प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इधर गया, एक प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इधर हो गया, ठीक है। तो ये भी पोलराइज है और ये भी क्या है, पोलराइज। तो जितना एंगल ये है इधर भी इतना ही एंगल बन जाएगा। मैम फिर अगर ये अनपोलराइज थी तो पोलराइज कहाँ पे हुई लाइट? ये तो अनपोलराइज थी, हाँ। तो सरफेस पे कोई भी सरफेस था, बाउंड्री थी, तो उस पर आपने ऐसे लाइटें मारी तो रिफ्लेक्ट होके आती है ना हमारी आंखों में, कुछ तो वो ऑब्जर्व कर लेगी ग्राउंड। आप लाइट एक तो डायरेक्ट मैं आपकी आंखों में मारूँ, एक ऐसे करके मारूँ तो ग्राउंड से टच हो गया, ग्राउंड से आएगी तो ग्राउंड ऑब्जर्व कर लेगा, पोलराइज होके आएगी, रिफ्लेक्शन होके आएगा आपकी आंखों में, तो डायरेक्ट थोड़ी ना आ रही है, रिफ्लेक्ट होके नहीं आएगी। लाइट रे सीधी जो है ये देख रहे हो, अगर ऐसे देखोगे तो सीधी आएगी, आप ऐसे चीजें देख रहे हो तो रिफ्लेक्ट होके उन पे पड़ रही है, लाइट रे ऐसे पड़ी इसके ऊपर रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों में आई, तो पोलराइज होकर इंटेंसिटी कम होके आ रही है,
समझ गए? जितनी भी आप चीज़ें देख पाते हो वो इंटेंसिटी कम होगी तो ही अच्छे से देख पाते हैं हम। प्रॉपर डायरेक्ट मारोगे तो वो अनपोलराइज होगी। कई सारे प्लेन वाइब्रेशन इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो चीज़ों को देख नहीं पाते। तो इसमें क्या होगी, ये पोलराइज होगी और ये भी क्या होगी, पोलराइज। ये एंगल आई है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, आई। ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। बट इस केस में अगर हम ऐसे ही मारते हैं तो उस केस में 100% पोलराइज नहीं हो पाती, क्योंकि इंटेंसिटी जो है वो हो जाएगी कि इस केस में यहाँ पे 100% पोलराइज नहीं हो सकती, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मान लो इंटेंसिटी आधी नहीं हो पाई। 100% पोलराइज का मतलब यहाँ इंटेंसिटी आई है तो I0/2 नहीं हो पाई, कुछ कम ज़्यादा हो सकती है। तो उस केस में किसी पर्टिकुलर एंगल से अगर हमें मानना पड़ेगा, अगर लाइट रे को 100% पोलराइज करना है तो उस पर्टिकुलर एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, उस पर्टिकुलर एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ पोलराइजेशन। उस पर्टिकुलर एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ पोलराइजेशन। जिस केस में उस पर्टिकुलर एंगल से लाइट रे को डालोगे तो लाइट रे क्या हो जाती है, 100% पोलराइज हो जाती है। और उस केस में रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90 डिग्री। ये बात बतानी थी कि एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस से अगर लाइट रे डालोगे तो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच जो एंगल होगा वो क्या हो जाता है, 90 डिग्री। क्या हो जाता है वो, 90 डिग्री। ब्रूवेस्टर नाम का साइंटिस्ट था, उसने बताया था कि एक पर्टिकुलर एंगल से डालना पड़ेगा हमें लाइट रे को कि ताकि वो 100% पोलराइज हो जाए। ये 100% पोलराइज नहीं होती अगर हम डायरेक्ट ऐसे डालते हैं तो उस केस में 100% पोलराइज हो जाएगी। तो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच जो एंगल होगा वो क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। लिख लो इस बात को। व्हेन लाइट गेट रिफ्लेक्ट फ्रॉम ए सरफेस, व्हेन लाइट गेट रिफ्लेक्ट फ्रॉम ए सरफेस देन इट्स रिफ्लेक्टेड पार्ट इज मोस्टली पोलराइज्ड। रिफ्लेक्टेड पार्ट क्या होता है, मोस्टली। इस केस में क्या हो रहा है, मोस्टली पोलराइज। अगर हम जनरली ऐसे देखते हैं तो रिफ्लेक्टेड पार्ट इज मोस्टली पोलराइज्ड at particular angle of incident. Reflected part is mostly polarized at particular angle of incident. At particular angle of incidence reflected ray is 100% polarized. When light get reflect from a surface then reflected ray is mostly polarized, but at particular angle of incidence reflected ray 100% polarized. This particular angle is called angle of polarization. एंगल ऑफ इंसिडेंस रिपीट करना है। At particular angle of incidence then reflected ray 100% polarized. At particular angle of incidence the reflected ray 100% polarized. This particular angle is called angle of polarization. IP से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। वो एंगल क्या हो जाएगा, IP। उस एंगल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, IP से। तो ये भी कितना हो जाएगा, IP के इक्वल। तो ये एंगल क्या है, R के इक्वल हो जाएगा। तो ये जो एंगल होगा इन दोनों के बीच एंगल क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस IP के इक्वल। R की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 90 माइनस IP। ये N1 मीडियम था, ये क्या था, N2 मीडियम। रे से डेंसर में जारी मान लो। समझ में आ गया इतना कि किसी पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस से लाइट रे को डालोगे तो ही उस केस में लाइट रे 100% पोलराइज होगी। और जब लाइट रे 100% पोलराइज होती है तो उस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ पोलराइजेशन। IP से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पोलराइज होगी और अलग में चली जाएगी तो लाइट रे ऐसे डाली तो उस केस में एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। मतलब इधर आप डाल रहे हो, यहाँ पे कोई गिलास रख लिया आपने, उस पर लाइटर डालोगे तो रिफ्लेक्ट भी होगी और उस मीडियम से उस गिलास के थ्रू रिफ्रैक्ट होके दूसरे मीडियम में चली जाएगी। जो दूसरे मीडियम में जाएगी वो भी पोलराइज्ड होगी। दोनों पोलराइज। मैम जो रिफ्लेक्टेड है इसमें TIR TIR का डिस्कशन अलग होता है, वो हमेशा डेंसर से रेयर में ही होता है, आपको पहले भी बताया गया था। तो फिर ये TIR एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल अलग चीज है, एंगल ऑफ पोलराइजेशन अलग है। हाँ,
दोनों हैं हमेशा, उसमें भी दोनों होती है, वो टू 100%, मतलब हम आइडियल केस लेके चलते हैं उसमें कि एक ही रे होती है। TIR समझाते ऐसे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, TIR समझाते समय हम 100% आइडियल केस लेके चलते हैं, बट आइडियल कभी होता नहीं कि दोनों रेज होती ही होती हैं, ठीक है, रिफ्लेक्टेड भी होती है, रिफ्रैक्टेड भी होती है। जब TIR पढ़ाते हैं तो 100% लेके चलते हैं, उसमें आइडियल केस लेके चलते हैं, वो मैंने बताया था। तो इसमें क्या हो जाएगा कि एक पर्टिकुलर एंगल से डालने, क्रिटिकल एंगल अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये बात माइंड में सेट कर लो, ये क्रिटिकल एंगल नहीं है, अलग चीज है ये, ठीक है। दोनों को कंपेयर मत करो कि ये क्रिटिकल एंगल होगा, नहीं, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस से डालोगे तो लाइट रे 100% पोलराइज हो जाती है, उस पर्टिकुलर एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी यहाँ पे ये IP है तो ये भी IP हो जाएगा, और उस केस में इन दोनों के बीच एंगल क्या हो जाता है 90 डिग्री। इस बात को भी नोट कर लो, व्हेन रिफ्लेक्टेड रे इज 100% पोलराइज्ड देन एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे इज 90 डिग्री। उस केस में व्हेन रिफ्लेक्टेड रे इज 100% पोलराइज्ड देन एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे इज 90 डिग्री। सिर्फ रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड इन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। आपने बोला कि व्हेन रिफ्लेक्टेड रे, हाँ 100%, यही तो हमारी आंखों में जाएगी, तो ये नीचे ये भी 100% जाएगी। बात तो इसकी कर रहा है कि हमारी आंखों में जो जाएगी वो 100% पोलराइज हो जाएगी। व्हेन रिफ्लेक्टेड रे इज 100% पोलराइज, उसका हो चिन्ह हो उससे में क्या फर्क पड़ता है, जो हमारी आंखों में जा रही है रिफ्लेक्ट जो के आ रही है वो 100% पोलराइज हो रही है, तो उस केस में एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये IP है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस IP हो जाएगा कि नहीं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक स्नेल्स लॉ लगा दो, क्या लगा दो स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ लगाओगे तो N1, ये मीडियम N1 है, N1 IP इक्वल टू क्या हो जाएगा N2 साइन 90 माइनस IP, N1 sin IP, N1 सॉरी N1 साइन IP इक्वल टू क्या हो जाएगा N2 साइन 90 माइनस IP, तो यह जाएगा N1 साइन IP इक्वल टू हो जाएगा N2 कोस IP। तो यहाँ पे N1 बाय इसको करो N2 बाय N1 जो होगा वो क्या हो जाएगा साइन IP बाय में कोस IP, ये क्या हो जाएगा टेंजेंट IP। तो N2 बाय N1 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी टेंजेंट IP, तो IP की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी tan इनवर्स N2 बाय N1। इसी को बोलते हैं ब्रीविस्टर लॉ कि tan इनवर्स IP की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स N2 बाय N1। पूरा डेरिवेशन नोट करते हैं। डेरिवेशन से ही आता है कि मैं डायरेक्ट बोल देती कि tan इनवर्स IP की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स N2 बाय N1। स्नेल्स लॉ है कुछ नहीं, स्नेल्स लॉ होता है कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि N1 यहाँ का मीडियम जो है N1 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है N1 इंटू में साइन IP एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इक्वल टू पुट करते हैं इस मीडियम का N2 इंटू में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन R की वैल्यू यहाँ पे 90 माइनस IP, ठीक है। तो यहाँ से सोल्व करके एंगल ऑफ पोलराइजेशन जो आगा वो कितना आ जाता है tan इनवर्स N2 बाई N1, और इसी को बोलते हैं ब्रीविस्टर लॉ, BREWSTAR ब्रीविस्टर लॉ, ठीक है। पेपर में ये आ चुका कि ब्रीविस्टर लॉ क्या होता है। तो उस केस में इन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल अगर दे दिया तो R बता सकते हो आप कितना हो जाएगा, कोई डाउट? श्योर। डायरेक्ट ये आ चुका था कि ऐसा अगर हो रहा है तो उस केस में रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच एंगल बताओ तो 90 डिग्री हो जाएगा, बस सीधा बताना है उस केस में। श्योर। ये था पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। ब्रीविस्टर लॉ ही इंपॉर्टेंट है, ये जो लास्ट बात बताई गई थी ये इंपॉर्टेंट होती है इसमें कि एंगल ऑफ पोलराइजेशन जो होती है वो होती है tan इनवर्स N2 बाई N1, ठीक है। BREWSTAR अपोस्ट्रोफी STER अपोस्ट्रोफी S लो, कंफर्म कर लेना, यही होती है ज़्यादातर, ठीक है। किसी को कोई डाउट?